गुड इवनिंग सभी को। एक दिन जो हम आप लोगों को क्लास में टेस्ट का एक पीडीएफ भेजे थे 30 क्वेश्चन का ईवीएस का, आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 1 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग मिला करके बताइएगा इसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो वो सेट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये ईवीएस का है, क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन आप लोगों को पता है, पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को क्या करने के लिए, बचाने के लिए चलाया गया था। लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे। ऐसे ये जो है उत्तराखंड के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, भारत के उत्तराखंड के क्षेत्रों में। इसके अगर नेता की बात की जाए, पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में, यानी इसका नेतृत्व कौन किया था इस आंदोलन का, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी नामक एक रोग होता है जिसमें शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तंत्रिका कोशिका में प्रॉब्लम होने से उसकी शरीर के कंट्रोल की क्षमता क्या हो जाती है? थोड़ा दिक्कत हो जाता है और उसका मांसपेशियों में दिक्कत आ जाता है। तो ये बेरी बेरी नामक एक रोग होता है। ठीक है, तो जो थायमिन की कमी से होता है, क्या होती है? थायमिन की कमी से, जिसको B1 भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विटामिन B1 भी बोलते हैं। विटामिन B1 बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B1। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। अगर बिहार के लोग मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट समय क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कितनी है ऑक्सीजन की मात्रा? 21%। आप लोगों को क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। क्या कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कितनी प्रतिशत होती है? 21% होती है। चलिए, और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% होती है। ठीक है, अगर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.02 या 0 से 0.03% पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को अगर हम आपको दिखाएं, अगर इस क्वेश्चन को हम नक्शा पर दिखाएं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख रहे हैं सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और अगर क्या पूछेगा? केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो लद्दाख हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। क्रम से पूछा है तो पहले राज्य पूछा है, तो राज्य की जगह हम लोग लिखेंगे राजस्थान। राज्य की जगह क्या लिखेंगे? राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश की जगह लिखेंगे लद्दाख। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, यानी निकटवर्ती राज्य का मतलब होता है सटा हुआ राज्य या पड़ोसी राज्य। तो मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन झारखंड नहीं है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन देखेंगे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, और क्या है आपका? और क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक पक्षी एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ठीक है, जो एक पक्षी है वो क्या करती है? एक छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी। अगर इंग्लिश में याद है, आप लोगों को याद है, तो बोलते हैं उसको सनबर्ड। क्या बोलते हैं उसको? सनबर्ड, यानी सूर्य पक्षी बोलते हैं। सनबर्ड यानी क्या बोलते हैं? सूर्य पक्षी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? सामाजिक कीट मतलब वो ग्रुप में नहीं रहता है। सामाजिक कीट मतलब ग्रुप में क्या करता है? नहीं रहता है, ग्रुप में नहीं रहता है। तो राइट आंसर होगा आपका भृंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भृंग हो जाएगा। चींटी भी ग्रुप में रहता है, दीमक भी ग्रुप में रहता है, और मधुमक्खी भी ग्रुप में रहता है, लेकिन भृंग आपका भृंग आपका क्या रहता है? ग्रुप में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भृंग आपका क्या होता है? ग्रुप में नहीं रहता है।
9 नंबर का क्वेश्चन है कि जो पौधे खारे जल में पाए जाते हैं, यानी खारे जल में उगने वाला, खारा जल किसको कहते हैं, जो समुद्र के पानी को खारा जल कहते हैं, या नमकीन पानी को, या क्या, किस पानी को, नमकीन पानी को क्या कहते हैं, खारा जल कहते हैं। तो ऐसे पानी में जो पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है लवण मृदोभिद। क्या कहा जाता है, लवण मृदोभिद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, बोरा या चिपचिपा चावल। क्या चावल, बोरा या चिपचिपा चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ये सॉलिड आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी के नोट्स में भी दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में पाया जाता है क्या, बोरा या चिपचिपा चावल। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से उस जोड़े को चुनिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए, नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर। तो ये नागालैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, नागालैंड से नहीं गुजरेगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, मणिपुर से भी नहीं गुजरता है, ये भी कट जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड और मणिपुर। तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से तो नहीं गुजरेगा, यहाँ मणिपुर मिस्टेक से लगता है लिखा गया है। ठीक है, इस मणिपुर को आप लोग काट करके लिख लीजिएगा मिजोरम, मणिपुर को लिख कर काट करके क्या लिख लीजिएगा, मिजोरम लिख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका यूपी बिहार, ये तो नहीं होगा। कर्क रेखा आप लोग नक्शा पर भी अगर आप देखना चाहेंगे, नक्शा पर भी देखना अगर चाहेंगे कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, तो आप लोग, ये है कर्क रेखा, आप लोग देख लीजिए, यही है आपका कर्क रेखा, बिल्कुल यही है कर्क रेखा आपका, जो कि देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ कहाँ से, तो गुजरात से। ठीक है, अरे यार सही से चलो, ये गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से आपका ये गुजर रहा है। किसी को कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको क्लीन भी कर लें हम लोग, साफ़ करते चलेंगे। ठीक है, तब फ्रेश दिखेगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका स्टैटिक जी के एक तरह से कहिए इसको, सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का। लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है। पट्टचित्र एक चित्रकला है, कहाँ पर ये पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है जी, पट्टचित्र, तो उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये हम जीके लिखा दिए हैं, आप लोगों के क्लास में जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो हम क्लास में अपडेट करा दिए हैं नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सिल्क के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रसिद्ध है। तो सिल्क कहाँ पाया जाता है जी, असम में पाया जाता है। दोनों ऑप्शन में है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन में भी देखिए कश्मीर लद्दाख सब दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि ऑप्शन दोनों दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी दोनों बात लिखा हुआ है। तो जो सही आंसर होगा हम उसके साथ चलेंगे। राज्य कहाँ पर है, असम में है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर सिल्क जो है प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहिनी अट्टम एक क्या है, मोहिनी अट्टम क्या है, मोहिनी अट्टम एक नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। पुराने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। चलिए, कपास जो है कौन सी फसल है, कपास। ठीक है ना, कपास की अगर बात की जाए तो कौन सी फसल है, कपास खरीफ फसल है। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तरह के, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 तरह के फसल पढ़ा दिए हैं। खरीफ में आपका धान, खरीफ में आपका चावल, खरीफ में आपका मक्का। ठीक है, खरीफ में आपका, उसके बाद धान चावल एक ही में ही आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लीजिए, मक्का आ जाएगा। उसके बाद और क्या था आपका, और क्या था, कपास। ठीक है, ये सब कहाँ आ जाएगा आपका, खरीफ में। रबी में आ जाएगा आपका गेहूँ, गेहूँ के बाद आपका क्या आ जाएगा, चना, गेहूँ के बाद चना के बाद मटर, सरसों, ये सब किस में आ जाएगा, रबी में। और जायद में क्या आ जाएगा आपका, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आ जाएगा आपका, जायद में आ जाएगा। तो ये हम क्लास में आप लोगों को कैसे पढ़ा दिए हैं, ऑनलाइन वाले को नहीं पढ़ाए हैं, हम बता देंगे। ठीक है, हम यूट्यूब पर एक वीडियो डाल देंगे फसल को लेकर के। आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आगे है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, आगे आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर में क्या है, कांसा या ब्रांज
दो धातुओं का मिश्रण है। पूछा जा रहा है कि कांसा या ब्रांज जो होता है ये क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है। ये कौन कौन से हैं कि कांसा का अगर बात करेगा, किसका बात करेगा, तो कांसा का, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रांज। तो ये किसका किसका मिश्रण है, तो दो चीज़ों का मिश्रण है। क्या क्या है, तो तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन का मिश्रण है। अगर यहीं पर बात करें किसका, पीतल का, किसका बात करें, पीतल का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। क्या कहते हैं, ब्रास। ये भी दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक होता है तांबा और एक होता है जस्ता। तांबा और जस्ता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ट्रिक भी याद रख सकते हैं, पी ता जी। जी कैसे, तो जस्ता को हम लोग जिंक भी बोलते हैं। जस्ता को कभी कभी इंग्लिश में जिंक भी बोलते हैं। तो पिताजी, पिताजी से याद रख सकते हैं। पीतल किस किस का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। तो ठीक है, तो अगर पीतल याद हो जाएगा तो कांसा भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। कांसा जो होता है किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का, और पीतल जो है किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधूरे जले जीवाश्म से फैलती है। अगर किसी जीवाश्म को आप जलाते हैं, ठीक है, और अधूरा जलाते हैं तो उससे क्या फैलता है, बहुत ही जहरीली गैस होती है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो अब फैलती है तो ये हमारे ऑक्सीजन के, ये हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ अंदर जाती है। सांस जब लेते हैं तो हवाओं के साथ ये अंदर जाती है और ये हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधूरे जले जीवाश्म से क्या फैलती है, तो CO इसका पूरा नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन को कैसे मजबूत बनाया जाता है, तो बैक करके, यानी पका करके। बैक करके मतलब क्या होता है, पका करके मिट्टी के बर्तन को क्या करते हैं हम लोग, मजबूत बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाते हैं, बैक करके या फिर नहीं तो पका करके बनाते हैं। कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ें। मिट्टी के बर्तन को पका करके मजबूत बनाते हैं। पश्मीना ऊन, कौन सा ऊन, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, तो पश्मीना ऊन बकरी से मिलती है। ये कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर, कश्मीर के क्षेत्रों में। ये आपका पूरा NCERT नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है। NCERT नोट्स में ये क्या हुआ है आपका, लिखा हुआ। ये बात क्वेश्चन बाहर से नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ये सारे क्वेश्चन सीटेट, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सीटेट PYQ के क्वेश्चन हैं। किसमें है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन ये एक ऐसा चित्रकला है, एक ऐसा डिजाइन है जिसको हम लोग नहीं बल्कि सौराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र के लोग रंगोली और कढ़ाई में प्रयोग करते हैं। क्या नाम है उस कला का, उस चित्रकला का क्या नाम है, नाग गुम्फन। ठीक है, इसका चित्रकला का नाम क्या है, नाग गुम्फन। कहाँ यूज होता है, सौराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में। सौराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम बहुत बार क्लास में बताए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। ठीक है, एक मानचित्र पर पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने का पूछ रहा है, 12.9 सेंटीमीटर के लिए वास्तविक दूरी पूछ रहा है। 12.9 सेंटीमीटर पर क्या दूरी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से हल करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। तो 12.9 गुना 110 कर देते हैं। तो 11 नंबर 99 का 9 बाकी 9, 11 दूना 22, 9 31 का 1 बाकी 3, 11 का 11 3 14, ये जीरो बैठ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव देंगे, जीरो को ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में तो आंसर, सेंटीमीटर में आंसर आपका नहीं है, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। जब मीटर से इसको गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब मीटर में बदलेगा तो मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो 1419 में 1000 से भाग करेंगे तो 1.419 किलोमीटर हो जाएगा, 1.419 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इस तरह का न्यूमेरिकल सीटेट में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, क्लास में बहुत बार बताए हैं, क्लास में ऐसे क्वेश्चन को हमने बहुत बार बताया है। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो स्तनधारी परिवार में इसमें क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा। मेढक नहीं है, कबूतर नहीं है, छिपकली नहीं है, तो क्या हो जाएगा? व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या होती है? स्तनधारी होती है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वन्य और जीव के संरक्षण के लिए एक सप्ताह आयोजित किया गया है। किस माह का सप्ताह है वो? तो अक्टूबर माह का सप्ताह है। किस माह का सप्ताह है? अक्टूबर माह का सप्ताह है। और ये अक्टूबर माह का जो सप्ताह है लगभग 1 से 8 तारीख तक, 1 से 8 अक्टूबर तक, ठीक है, इसमें वन्य जीव संरक्षण के नाम पर इसको मनाया जाता है, वन्य जीव की रक्षा के लिए, ठीक है, जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं या जल के समाप्त हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यमंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। अगर पूछेगा जलना प्रारंभ करते हैं, अगर उल्का जलना प्रारंभ करते हैं क्या, तो उल्का जलना प्रारंभ करते हैं तो क्या मारिएगा? आयन मंडल मारेंगे हम लोग। क्या मारेंगे? आयन मंडल। आयन मंडल से जलना प्रारंभ हो जाता है और जल करके समाप्त किस मंडल में हो जाता है? तो मध्य मंडल में। यहाँ पूछा जा रहा है कि जल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? लौह प्रचुर खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए, यानी ऐसा खाना पीना, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा प्रचुर हो। लोहे की मात्रा क्या हो? प्रचुर हो। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है आपका। आंवला, पालक और गुड़, ये आपको पढ़ा भी दिए हैं। आंवला, पालक, गुड़, इसमें क्या होता है? ये किसके स्रोत हैं? तो लोहे के स्रोत हैं, आयरन के स्रोत हैं। किसके स्रोत? लौह प्रचुर है ये, लौह प्रचुर, यानी या नहीं तो इसको आयरन इसमें क्या रहता है? भरपूर रहता है। आयरन क्या रहता है? भरपूर रहता है। पूछेगा चंद्र ग्रहण डैश के दिन होता है? चंद्र ग्रहण किसके दिन होगा? तो पूर्णिमा के दिन होगा। और सूर्य ग्रहण पूछेगा किस दिन होगा? तो अमावस्या के दिन होगा। हल्का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 पूछेगा कि सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? किसका घटक पूछ रहा है? सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? सीएनजी जो आप दिल्ली में चलते होंगे या कोई ऑटो चलती है, सीएनजी से बस चलती है पटना में, ठीक है, तो सीएनजी का प्रयोग आजकल ईंधन के लिए किया जाता है। तो सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। और अगर इसी जगह अगर पूछेगा एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है, तो क्या लगाइएगा? एलपीजी में 3 चीज़ें होती है। एलपीजी में क्या सब होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये तीनों मिल करके एलपीजी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एलपीजी जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, घर में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। घर में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर का यूज करते हैं उसमें एलपीजी का यूज करते हैं। और जो गाड़ी घोड़ा में यूज किया जाता है, एक बाइक वाहन में जो यूज किया जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है? तो सीएनजी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जड़ के बारे में पूछा जा रहा है कि किस फसल का कौन सा जड़ होता है। तो गेहूं का मुसला जड़ होता है क्या? मक्का का मुसला जड़, गाजर का मुसला जड़, बांस का मुसला जड़। जिसका एक मेन जड़ होता है किसी भी फसल का, जिसका नीचे धरती के नीचे मेन जड़ होता है, उसे क्या कहते हैं? जिसे मेन जड़ होता है उसका, उसको कहते हैं मुसला जड़। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मुसला जड़। लेकिन एक होता है जो पूरा जड़ इस तरह से फैला रहता है, चारों ओर जड़ फैला रहेगा और ऊपर एक पौधा रहता है, ठीक है। तो जिसका जड़ फैला रहता है इसको कहते हैं झखरा जड़। क्या कहते हैं इसको? झखरा जड़। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है गाजर, ये मुसला जड़ है। इसका एक मेन जड़ होता है गाजर का, ठीक है, इसको मुसला जड़ के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब अपने इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सीटेट और बीपीएससी से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और ये अच्छे अच्छे वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो है आपको क्वेश्चन के पोल बहुत सारे यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत, ताज़ा जल यानी पीने योग्य जल, पीने
योग्य जल, तो लगभग 3% है। कितना है? लगभग 3%। लगभग कितना है? 3% है। 30 लिखा गया, 30 नहीं समझना है इसको, लगभग 3% है। तो 3% ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.7%। लगभग क्या हो जाएगा? 2.7%। पृथ्वी पर ताजे जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 2.7%। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोगों को दे दिया गया। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा किसको कितना आया, ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे सेट के साथ, अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रोज़ पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।